हेलो, आपने भी कभी ना कभी टेलर को पक्का कपड़ा ख़रीद के दिया होगा जिससे वो आपका सूट स्टिच कर सके। आपने भी हलवाई को सामान ख़रीद के दिया होगा जिससे वो आपके लिए पकवान बना के दे सके। पर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने टेलर को कपड़ा ख़रीद के दिया और बोला कि इसका एक अच्छा सा सूट स्टिच कर दीजिए, और उसने बोला नहीं, मैं बनाऊंगा तो गाउन बनाऊंगा, मैं इसका सूट नहीं बनाऊंगा। आपने कहा सूट ही चाहिए मुझे पर गाउन बना के दे दिया, नहीं हुआ ना? क्योंकि ये जो आपके और टेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो पार्टीज़ होती हैं उनकी कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं। तो हम इन्हीं राइट्स और ड्यूटीज़ को आज स्टडी करने वाले हैं और बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, मतलब किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि आपको पता है डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ऐसे कौन से एसेंशियल्स होंगे जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। एसेंशियल्स का मतलब जैसे कि पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनानी है, तो अगर आपने उसमें पनीर और प्याज का यूज़ नहीं किया ना, तो आप कितने भी मसाले डालो, वो हमें बनाना है पनीर दो प्याज़ा, वो नहीं बनने वाला। तो ऐसे कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जिससे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेलर की ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे और ये भी पता करेंगे बेलर आखिर होता कौन है। बेले की ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे, राइट्स डिस्कस करेंगे बेलर के और राइट्स डिस्कस करेंगे बेली के। आई एम श्योर अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात करें तो सेक्शन नंबर 148 में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है। किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called bailor and to whom that goods it deliver is called bailee. इसका मतलब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स यानी कि कुछ सामान डिलीवर करता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वो सामान डिलीवर करता है। और कंडीशन ये होती है जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा आपको वो सामान वापस करना है उसी पर्सन को जिसने वो सामान दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना और टेलर का एग्जांपल ले लीजिए। आप ए पर्सन है और आपने अपना कपड़ा मार्केट से ख़रीद के टेलर को दिया, बी है टेलर। अब ये पर्पस क्या है, इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका पर्पस है कि वो आपको इससे सूट स्टिच करके दे टेलर। तो जैसे ही वो स्टिच करेगा वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं पहन के देख लूँ या मैं इसको परमानेंट रख लूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। उसकी ड्यूटी है जैसे ही सूट बन जाएगा वो आपको सूट रिटर्न करेगा, और यही हुआ आप दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। आपने कपड़ा दिया ना टेलर को, कॉन्ट्रैक्ट कब बना, जब आपने इनिशिएट किया, यानी कि जो पर्सन डिलीवरी कर रहा है उसको बोलेंगे बेलर, BAILOR, लास्ट में लर। ठीक है, इससे आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लास्ट में लर आना है ना, यानी कि जो पर्सन डिलीवर कर रहा है, जो पर्सन इनिशिएट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको बोलेंगे बेलर, और जिस पर्सन को दे रहा है वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको बोलेंगे हम बेली। तो यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसका वही एग्जांपल है, आपने टेलर को कपड़ा दिया, आपने फर्नीचर बनाने के लिए किसी बहुत अच्छे पेड़ की लकड़ी जो फर्नीचर के लिए बेस्ट होती है, एक होती है शीशम की लकड़ी, वो दी, और क्योंकि आपको अपने घर के लिए फर्नीचर बनवाना था। तो ये सब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब एसेंशियल्स यानी कि कैसे इंग्रेडिएंट्स है, कौन से एसेंशियल्स को हम ये भी कह सकते हैं जिसके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। सबसे पहला है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान है, और सामान कैसा होगा आपका, मूवेबल गुड्स, यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव करा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं मूवेबल गुड्स।
इसमें जो गुड्स हैं वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवरी करे, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डिलीवरी नहीं हो रही है गुड्स की तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिलमेंट का बनेगा ही नहीं। दूसरा है डिलीवरी कैसे होगी। डिलीवरी करने के भी अब दो मोड्स हैं, यानी कि दो तरीके हैं। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी होती है जब आपके हाथ में एग्जैक्टली आपको लाके दिया जाता है, वो गुड्स आपके हाथ में, उसका पोजीशन आपके हाथ में होता है। ठीक है, कैसे? अगर आपने शोरूम में गए आप और आपने कार परचेज़ की तो आपको एग्जैक्टली उस कार की चाबी और वो कार आपके हैंड ओवर की जाएगी, आप उसको ले जाके अब घर भी ड्राइव करके ले जा सकते हैं। तो वो हो गई आपकी कार की एक्चुअल डिलीवरी। अब हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करें तो इसमें इस तरह की डिलीवरी होती है जस्ट लाइक डिलीवरी बॉय आया, ठीक है, और आपके फ्रेंड के लिए पिज़्ज़ा लेके आया, बट वो उस मोमेंट पे आपका फ्रेंड जो आपका रूममेट है वो रूम पे अवेलेबल नहीं था। तो क्या आपने उसको फ़ोन किया फ्रेंड को और उसने बोला कि आप उनके बिहाफ पे जो पिज़्ज़ा है वो रिसीव कर लेना। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको डिलीवरी हुई है उस सामान की, जबकि होनी किसको थी, आपके फ्रेंड को। तो आपने अपने फ्रेंड के बिहाफ पे वो जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी ली है, यही है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब हम बात करें दूसरे एसेंशियल की। ये दो एसेंशियल होंगे तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा एसेंशियल ये है, जो डिलीवरी हुई है वो परमानेंट नहीं है कि आप हमेशा के लिए इस चीज़ को रखो, वो टेम्प्ररी डिलीवरी होती है। और जैसे ही पर्पस फुलफ़िल होगा जिस वजह से उस सामान की डिलीवरी हुई थी, वैसे ही आपको वो जो चीज़ है वो रिटर्न करनी पड़ेगी बेलर को, यानी कि जिसने आपको सामान दिया था उसको, जिस लिए वो सामान दिया था, वो काम करने के बाद आप वो सामान उसको रिटर्न करोगे, वापस करोगे। नहीं तो बेलर जैसे ही आपको डायरेक्शन देगा उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सामान को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। मतलब अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बी को शीशम की लकड़ियाँ दी, शीशम के पेड़ की लकड़ियाँ की फ़र्नीचर बना देना, तो अब ड्यूटी क्या है, जैसे ही फर्नीचर बनाएगा बी, उसकी ड्यूटी है कि ए को रिटर्न करे। अगर ए ने बोला कि तुम मुझे रिटर्न मत करना फर्नीचर बना के, फर्नीचर बनाने के बाद तुम ये फर्नीचर सी को डिलीवर कर देना, तो इस कंडीशन में बी की ड्यूटी है कि वो ए की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सी को वो फर्नीचर डिलीवर करे। तो यही होता है हमें डिलीवरी के बाद। दूसरा जो एसेंशियल है उस गुड्स का क्या होगा, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, या फिर तो बेलर को, जिसने वो उसको दिया था बेली को, वो रिटर्न करे गुड, या फिर उस सामान को डिस्पोज ऑफ करे जैसे ही बेलर डायरेक्शन दे उस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इन केसेस के थ्रू हमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला केस है अर्ल्सन वर्सेस निकोल्स। अर्ल्सन वर्सेस निकोल्स का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिव है वो वैसे ही डाइनिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में गया, और जैसे ही वो रेस्टोरेंट पे एंटर हुआ, बिना कुछ कहे, कोई ऐसा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जो वेटर था उसने उसका प्लेंटिव का कोट लिया और उसको एक नेल के ऊपर, यानी कि एक कील के ऊपर टांग दिया। ठीक है, आपस में कोई ऐसा जो प्लेंटिव है उसने नहीं कहा था वेटर से कि मेरा कोट लो, बट उसने खुद से कोट लिया और वो कील के ऊपर टांग दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिलीवरी हुई है गुड्स की, हाँ, ये जो कोट है वो डिलीवर हुआ है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली उनके बीच में ऐसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बट ये अंडरस्टूड था जैसे ही वो डाइनिंग करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलेगा प्लेंटिव, तो उसको वो कोट वापस करे वेटर। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो कोट था वो खो गया, टंगा हुआ था खूंटी के ऊपर, कील के ऊपर, पर वो खो गया। अब यहाँ पे जो कोट का लॉस हुआ था, यानी कि कोट खो गया था प्लेंटिव का, उसके लिए वेटर रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि भले ही कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर यहाँ दो एसेंशियल कंप्लीट हो रहे थे। एक तो गुड्स की डिलीवरी हुई थी और ये अंडरस्टूड था अगर आपने किसी का ऐसे कोट लिया है तो जैसे ही उसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलेगा, आप उसका कोट रिटर्न करोगे। तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दोनों एसेंशियल प्रेजेंस से अपने आप अराइज हुआ है। तो इस तरह से अगर ये दो एसेंशियल प्रेजेंट हैं तो आपको पता लग जाएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। और हम ये कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर जो गुड्स है उसका पोजीशन एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का अराइज नहीं होगा। दूसरा हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है कलिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विसा लक्ष्मी। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक लेडी थी और उसका एक ज्वेलरी का बॉक्स था, ठीक है, और वो गोल्ड स्मिथ के पास जाती थी और उसके बाद गोल्ड स्मिथ से अपना चेक करवाने के बाद जो गोल्ड है
वो उस बॉक्स के अंदर रख देती थी, उस गोल्ड बॉक्स के अंदर अपनी ज्वेलरी रख देती थी। पर जो बॉक्स था वो जो गोल्ड स्मिथ की दुकान के अंदर ही रखा हुआ था, पर जो उस बॉक्स की चाबी है वो उस लेडी के पास थी और उसकी कोई डुप्लीकेट की नहीं थी, उस लेडी का ही पूरा होल्ड था उस बॉक्स के ऊपर। तो अब क्या हुआ, एक दिन उस बॉक्स के अंदर से कुछ जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे यानी कि सोने के गहने थे वो चोरी हो गए। तो उस लेडी ने बोला कि सुनार की दुकान के अंदर रखा होता है, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ है वो लायबल है चोरी के लिए। कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया, जो केस है इसमें पूरी ऑनरशिप उस बॉक्स के ऊपर उस लेडी की थी, पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो इस कंडीशन में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो चोरी हुई है उसके लिए जो सुनार है वो लायबल नहीं है। बैंक ऑफ लाहौर वर्सेस सोहनलाल का केस। इसमें जो बैंक होता है ना, उसमें आपको पता है लॉकर होते हैं और वो लॉकर कस्टमर्स को हैंड ओवर किए जाते हैं जिसमें वो अपना सेफ डिपॉजिट रख सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर्स को वो लॉकर दिए गए, पर इसमें क्या हुआ, जो लॉकर है उसकी चाबी भी कस्टमर्स के पास थी, बैंक उसको ना खोल सकता था ना उसमें देख सकता था एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है, तो पूरा कंट्रोल कस्टमर्स के पास था। पर बैंक का ही एक एजेंट उसने क्या किया, लॉकर में कुछ गड़बड़ कर दी जिससे चाबी लगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसमें चाबी लगी हुई थी पर वो बिना चाबी के भी वो चोरी से उसको खोल लेता था। तो उसके बाद जो उनका डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट था लॉकर में कस्टमर्स का रखा हुआ, वो चोरी हो गया। तो इस कंडीशन में बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा कि एजेंट की गड़बड़ की वजह से सारे कस्टमर्स को लॉस हुआ है। इस कंडीशन में जो बैंक था उसको लायबल डिक्लेयर किया गया था और बैंक ही रिस्पॉन्सिबल था जो भी चोरी हुई है, क्योंकि अगर पोजीशन ट्रांसफ़र ना हो तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। पर यहाँ उन्होंने एक्सप्रेसली पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं किया उस बैंक के लॉकर का, पर जो एजेंट है उसने चोरी से उन सब लॉकर्स का पोजीशन आराम से ले लिया और उसके बाद चोरी करवाई। एक है हमारा केस अतुल मेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस में ये हेल्ड हुआ था, अगर बैंक लॉकर आप हायर कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बैंक लॉकर जब भी देता है कस्टमर्स को उसमें क्या होता है, सारा पोजीशन जो होता है उस लॉकर के ऊपर वो कस्टमर का ही होता है, वो ही उसको अपनी चाबी से खोल सकते हैं, वो ही उसमें जो चाहे रख सकते हैं। बैंक जाके उसको बार बार चेक नहीं करता और बैंक का उससे कोई रिलेशन नहीं होता, बस ये है एक फ़िक्स डिपॉजिट के लिए एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बैंक लॉकर अगर आप हायर कर रहे हैं तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो दोनों पार्टीज़ की कुछ ड्यूटीज़ और कुछ राइट्स भी होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलर की ड्यूटीज़। बेलर यानी कि वो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया, इंस्टीट्यूट किया और जिसने कोई भी गुड्स यानी कि सामान डिलीवर किया दूसरे पर्सन को। तो अब हम बेलर की ड्यूटी पढ़ने जा रहे हैं। तो बेलर की पहली ड्यूटी है अंडर सेक्शन 150 टू डिस्क्लोज द डिफ़ॉल्ट इन गुड्स पेड। अगर आपने कोई भी सामान डिलीवर किया है तो बेलर की ये ड्यूटी है उस सामान से रिलेटेड, अगर उस सामान में कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी फॉल्ट है, तो वो जो जिस पर्सन को डिलीवरी कर रहा है उस सामान की उसको बताए कि इस सामान में ये गड़बड़ है, ये फॉल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को अपना घोड़ा यानी कि हॉर्स डिलीवर किया जिससे बी हॉर्स रेसिंग की प्रैक्टिस कर सके, पर बी को पता था पर उसे नहीं बताया कि जो इसका ये वाला घोड़ा है इसका ये मैड है। तो इस वजह से बी जब हॉर्स रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था बी को बहुत सारी इंजरी हुई, क्योंकि घोड़ा जो हॉर्स था उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उस कंडीशन में जो भी बी को लॉस हुआ, इंजरी हुई, उसके लिए ए लायबल होगा, क्योंकि ए को पता था कि उस जो हॉर्स वो बी को डिलीवर कर रहा है उस हॉर्स में डिफ़ॉल्ट है, बट फिर भी उसने उस डिफ़ॉल्ट को डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो इसलिए बेलर की सबसे पहली ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी गुड बेल कर रहा है, सामान डिलीवर कर रहा है, उसमें वो बताए कि उस सामान में अगर कोई डिफ़ॉल्ट है और वो डिफ़ॉल्ट उसको खुद को पता है कि हाँ इसमें ये डिफ़ॉल्ट है। अदरवाइज़ बेलर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी बेली को इंजरी होगी उस वजह से। और अगर ये फ्री बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें बेलर लायबल होगा सिर्फ उस डिफ़ॉल्ट के लिए जो उसको पता था, पता होने के बाद भी उसने बेली को नहीं बताया। जो डिफ़ॉल्ट उसको खुद को नहीं पता था उस चीज़ के लिए ए लायबल नहीं होगा, यानी कि बेलर लायबल नहीं होगा। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट जो बेलमेंट का है वो फ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फ्री बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उस कंडीशन में जो बेलर है वो उस डिफ़ॉल्ट के लिए भी लायबल होगा जिसका उसको नहीं पता था।
और उस डिफ़ॉल्ट की वजह से जो बेली है उसको इंजरी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कुली हायर किया जिससे वो आपका जो भी सामान है वो उठा के ले जाए और आप उसको बदले में पैसे दो। अब क्या हुआ, जो आपका ट्रॉली बैग था उसके हैंडल में कुछ गड़बड़ थी, आपको भी नहीं पता था कि उसका हैंडल इस तरह से ख़राब हो चुका है। अब कुली ने जैसे ही अपने सिर के ऊपर रख के उस हैंडल से बैलेंस बनाने की कोशिश की, वो हैंडल टूट के गिर गया और उस वजह से कुली साइड वाले कुली से टकरा गया और काफ़ी सारे जो भी आगे पर्सन थे वो सब एक के ऊपर एक गिर गए और काफ़ी सारी इंजरीज़ उनको सस्टेन करनी पड़ी। इस कंडीशन में आपको भले ही नहीं पता था कि आपका जो ट्रॉली बैग है उसके हैंडल में गड़बड़ है, पर इस गड़बड़ की वजह से जो कुली है उसको इंजरी हुई और आसपास के जितने भी लोग थे उनको बहुत सारी इंजरीज़ हुई। भले ही आपकी इंटेंशन नहीं थी, भले ही आपको नहीं पता था कि आप जो गुड्स डिलीवर कर रहे हो उसमें डिफ़ॉल्ट है, पर ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कुली सामान उठाने के बदले आपसे पैसे लेगा। तो अब आप इस जो भी इंजरी सस्टेन किया आपके गुड्स में डिफ़ॉल्ट होने की वजह से बेली ने, कुली यहाँ पे बेली है, आप बेलर हो, आपको उसके लिए कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, आप उसके लिए लायबल हो। तो अगर फ्री बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और गुड्स में कोई डिफ़ॉल्ट है जिस डिफ़ॉल्ट का आपको पता है पर आपने सामने वाले को यानी कि बेली को नहीं बताया, तो उस कंडीशन में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर उसको कोई इंजरी हुई है उस डिफ़ॉल्ट की वजह से। पर अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं है और अब आपके गुड्स में कोई डिफ़ॉल्ट है, आपको उस डिफ़ॉल्ट के बारे में पता है या नहीं पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी उस डिफ़ॉल्ट की वजह से बेली को इंजरी हुई तो आप लायबल होंगे। सेकंड ड्यूटी है जो बेलर की, वो है बेलर की ड्यूटी है कि वो सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेली को पे करने पड़े हैं आप उसको वापस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन डिलीवर्ड हिज डॉग टू हिज नेबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, आपने अपना जो पेट है, डॉग है, वो अपने पड़ोसी को दिया कि हम 4 दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आप इस डॉग का ध्यान रखना। तो अब उस डॉग के ध्यान रखने में जितना भी पैसा खर्च हुआ आपके पड़ोसी का, आपकी ड्यूटी है कि आप उस सारे पैसे को रिपे करें अपने पड़ोसी को। जो बेलर है उसकी थर्ड ड्यूटी है अंडर सेक्शन 164 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि वो बेली को पे करेगा सारे लॉस जो उसके डायरेक्शन ना देने की वजह से बेली को हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दोनों के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। ए ने बी को कहा कि आप इस लकड़ी से फर्नीचर बना दीजिए। अब बी ने फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर बनाने के बाद बी ने बोला ठीक है किसको डिलीवर करना है आपको। ए ने बोला मुझे डिलीवर नहीं करना है। ए ने बोला मुझे डिलीवर नहीं करना है। बी ने पूछा फिर किसको डिलीवर करना है। ए ने बोला मैं आपको कुछ दिन बाद बता दूंगा। अब बी ने फिर से पूछा किसको डिलीवर करना है। ए ने कुछ नहीं बताया। तो उस कंडीशन में जो बी है उसके पास लिमिटेड जगह थी और उस जगह में उसके गोडाउन में ए का फर्नीचर ऑलरेडी था। तो इस वजह से वो अब आगे फ़र्नीचर बनाने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाया, क्योंकि फ़र्नीचर बनाने के बाद वो उसको स्टोर कहाँ करेगा, रखेगा कहाँ। तो इस कंडीशन में जो भी बी को लॉस हुआ है उसके डायरेक्शन ना देने की वजह से, किसके ए के डायरेक्शन ना देने की वजह से, ए एज अ बेलर ड्यूटी बाउंड है कि वो सारे लॉस बी को पे करें। अब हम बात करेंगे ड्यूटी ऑफ बेली, यानी कि जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर किए गए हैं वो बेली होता है। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अब उसकी क्या ड्यूटी है। सबसे पहली ड्यूटी है बेली की अंडर सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेली इज़ ड्यूटी बाउंड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज। बेली की ड्यूटी है कि वो उस सामान का जो उसको बेल किया गया है, यानी कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको डिलीवर किया गया है, उस सामान की इस तरह से केयर करे जैसे कि अगर किसी और पर्सन के पास वो सामान होता सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में, सेम परिस्थितियों में, तो उसकी कैसे केयर करता ऑर्डिनरी मैन, उस तरह से उस सामान की केयर करे। फॉर एग्जांपल आपने शीशम के पेड़ की लकड़ियाँ दी फर्नीचर बनाने के लिए, तो बेली की ड्यूटी है उस लकड़ियों को ऐसे बारिश आ रही है और खुले में डाल दे, ऐसा नहीं करना है उसको। अगर ऐसा करेगा लकड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और जो फर्नीचर है वो अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि उसकी इस तरह से केयर करे जैसे कि अगर कोई भी उसकी जगह पर्सन होता तो उस सामान की कैसे केयर करता है या कैसे केयर करनी चाहिए ऑर्डिनरी सिचुएशंस पे। इफ़ एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ बेल्ड गुड्स अकर्ड आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर, पर अगर रीजनेबल केयर करने के बाद भी जो सामान है उसमें कोई ख़राबी आ गई या किसी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, अंडर सेक्शन 152
अब इस सिचुएशन में बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि बेली की ड्यूटी है कि वो उस सामान की रीज़नेबल केयर करे। अगर करने के बाद भी सामान के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो अब बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अंडर सेक्शन 153 बेली की ड्यूटी है कि वो उस सामान का इस तरह से यूज़ ना करे जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस सामान का जो यूज़ करने के लिए परमिशन मिली है सिर्फ उस पर्पज़ में यूज़ करे, अदरवाइज़ किसी और पर्पज़ में उस सामान का यूज़ नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बेल की यानी कि अपनी कार डिलीवर की बी को की ड्राइविंग के लिए, पर बी ने बिना ए से पूछे वो कार सी को दे दी और सी ने उस कार का एक्सीडेंट कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में हुआ था, ए की बिना परमिशन के बी ने कार दे दी सी को, तो अब सी ने कार के साथ जो भी गड़बड़ की है या कार का जो भी नुकसान हुआ उस एक्सीडेंट के बाद, उसके लिए बी लायबल होगा, क्योंकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि वो सी को ड्राइविंग करने के लिए कार दे सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि ए की कार बी ड्राइव कर सकता है। अंडर सेक्शन 154 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बेली इज़ लायबल टू पे कंपनसेशन टू द बेलर ऑफ डैमेज कोज ड्यू टू अनऑथराइज यूज़ ऑफ बेल गुड, यानी कि जो अथॉरिटी नहीं दी है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप फिर भी उस गुड्स का जो बेल किए गए गुड्स हैं, सामान है, उसका इस तरह से यूज़ करते हो जिसकी आपको कॉन्ट्रैक्ट ने परमिशन नहीं दी थी, तो अब उस गुड के साथ जो भी गड़बड़ होगी उसके लिए जो अनऑथराइज यूज़ कर रहा है वो पार्टी लायबल होगी। यानी कि ए ने कार दी थी बी को, बी ने बिना पूछे ए से दे दी सी को, अब सी ने उस कार का कर दिया एक्सीडेंट, तो लायबल कौन होगा? बी लायबल होगा, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन नहीं थी उसके बाहर जाके, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाके अनऑथराइज यूज़ किया है जो बेल गुड्स हैं उसका। थर्ड ड्यूटी है बेली की कि वो अपने गुड के साथ, अपने सामान के साथ बेलर का सामान मिक्स ना करें। अगर उसने ऐसा बेलर के कंसेंट से किया है तो फिर तो जो भी गुड्स हैं, बेली का गुड है और बेलर का गुड है, जिसका जितना गुड है उसके अकॉर्डिंग उन दोनों में जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पर अगर उसने ऐसा यानी कि अपने सामान में बेलर का सामान मिक्स किया है बिना बेलर से पूछे, बिना बेलर के कंसेंट के, उस कंडीशन में उन दोनों गुड्स को अगर वो इस नेचर के हैं कि वो आपस में सेपरेट हो सकते हैं, तो सेपरेट करने में जो भी कॉस्ट अराइज होगी वो बेली रेस्पॉन्सिबल है, उस कॉस्ट को पे करेगा। फॉर एग्जांपल, वनीला आइसक्रीम की जो ब्रिक्स हैं वो बटर स्कॉच की आइसक्रीम ब्रिक्स के साथ मिक्स कर दी बेली ने, उस कंडीशन में वनीला और बटर स्कॉच आइसक्रीम के जो भी कप्स हैं, ब्रिक्स हैं, वो आपस में अलग अलग कर ली जाएंगी, क्योंकि सेपरेट होने वाला गुड है, यानी कि आपस में आराम से अलग अलग कर सकते हैं। पर जो उनको अलग अलग करेगा उस पर्सन के काम की जितनी भी कॉस्ट होगी, जितने भी वो पैसे लेगा उन दोनों को आइसक्रीम फ्रिज से अलग करने में, उसकी जो भी कॉस्ट है वो बेली पे करेगा। पर अगर वो गुड इस टाइप का है कि वो सेपरेट नहीं हो सकता, तो जैसे कि आपने गेहूं के आटे में चावल का आटा मिक्स कर दिया, अब ये इस तरह का गुड है, कोई भी इसको सेपरेट यानी कि अलग अलग नहीं कर सकता। उस कंडीशन में बेलर का यानी कि जिसने सामान डिलीवर किया था उसका जितना भी सामान था उस सब सामान की कॉस्ट, उस सब सामान के लिए कंपेंसेशन बेली बेलर को देगा अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब ये बेली की ड्यूटी है, पहले तो वो अपने सामान में बेलर का सामान मिक्स ना करे। अगर उसने ऐसा कर दिया और उसने बेलर के कंसेंट से किया, यानी कि बेलर की परमिशन लेने के बाद बेलर की मर्ज़ी से किया, तो ठीक है, जिसका जितना सामान है उस पोर्शन में उन दोनों में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। और अगर उसने बिना बेलर की परमिशन के किया, तो अगर वो गुड इस नेचर का है कि वो सेपरेट हो सके आराम से, तो उसको सेपरेट करने में जितनी भी कॉस्ट आएगी वो बेली पे करेगा। पर अगर वो गुड्स इस नेचर का है कि वो आपस में मिल चुका है एक बार, तो अब सेपरेट नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में बेलर का जितना भी सामान था उसकी सारी जो कॉस्ट है, कंपेंसेशन है, बेलर को पे करेगा बेली। और ड्यूटी है बेली की, जैसे एक बार पर्पस फुलफ़िल हो जाए तो वो जो सामान है वो रिटर्न करना बेलर को, या फिर तो सामान रिटर्न करना या फिर उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो सामान डिस्पोज ऑफ करना, ये ड्यूटी है अंडर सेक्शन 160 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अंडर सेक्शन 161 अगर उसके सामान वापस ना करने की वजह से या सामान को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ ना करने की वजह से बेलर को कोई भी नुकसान होता है, तो उसके लिए जो बेली है वो लायबल होगा। अगर केस ऐसा है जिसमें बहुत सारे जॉइंट ओनर्स ने मिलके, यानी कि बहुत सारे बेलर्स ने मिलके
बेली को सामान डिलीवर किया है तो बेली की ड्यूटी है कि वो उस सामान को रिटर्न करे। रिटर्न कैसे करेगा? जो सारे जॉइंट ओनर्स हैं जिन्होंने डिलीवर किया था मिलके, उन सबके जॉइंट कंसेंट से वो सारे जो भी कंसेंट देंगे उस कंसेंट के अकॉर्डिंग जिसको डिलीवर करने को कहेंगे उस पर्सन को डिलीवर करना है वो सामान। अंडर सेक्शन 165 यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ने, बी ने, सी ने, डी ने अलग अलग तरह की लकड़ियाँ ला के दी ई को, जिससे वो बहुत सारा फर्नीचर बना सके। तो अब ई की ड्यूटी है जो भी वो फर्नीचर बनाएगा, इन सब ने साथ में दिया था ना वो सामान, इन सब के जॉइंट कंसेंट से, यानी कि ये सब मिलके एक डिसीज़न लेंगे कि ये सामान किसको डिलीवर करना है, ई को बताएंगे। उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ई उस सामान को रिटर्न करेगा, डिलीवर करेगा, डिस्पोज करेगा, जो भी करने को बोलेंगे। फिफ्थ ड्यूटी है बेली की, जो भी उसको गुड्स डिलीवर किए गए थे, सामान डिलीवर किया था, अगर उस डिलीवरी के टाइम में कोई भी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाता है उस सामान में, तो उससे अराइज जो भी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ है या जो भी प्रॉफिट अराइज हो रहा है वो भी डिलीवर करना बेलर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो गायें हैं वो बी को दी कि कुछ टाइम के लिए इसका ध्यान रखना, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। और जब ए वापस आया तो उसने देखा उसकी गाय जो है यानी कि काव है वो एक काफ को बर्थ दे चुकी है, यानी कि जो गाय है वो एक बछड़े को जन्म दे चुकी है। अब ए की ड्यूटी है कि वो काव के साथ साथ ए को काव भी रिटर्न करे, क्योंकि उसने जो बेलमेंट का गुड्स था उसकी जो थी वो जो बेलमेंट का गुड्स था वो अब इंक्रीज़ हो चुका है, गाय दे के गया था, गाय के साथ अब उसको बछड़ा भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे बेलर के राइट्स क्या होंगे। बेलर का सबसे पहला राइट है कि जैसे ही उसने जो भी सामान डिलीवर किया था बेली को, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाए जिस वजह से उसने सामान डिलीवर किया था, तो उसका राइट है कि वो अपना सामान वापस ले, वापस रिसीव करें। दूसरा बेलर का राइट है अगर जो उसने सामान डिलीवर किया था उसको मिस हैंडल यानी कि अच्छे से उसकी केयर नहीं की बेली ने, उस कंडीशन में उस सामान में कोई भी डिफ़ॉल्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी लॉस बेलर को हुआ तो उस लॉस के लिए कंपेंसेशन ले बेली से। तीसरा बेलर का राइट है जो भी सामान उसने डिलीवर किया था बेली को, अगर उसमें कोई भी इंक्रीज़ हो जाता है या फिर कोई भी प्रॉफिट ऐड होता है तो वो इंक्रीज़ और प्रॉफिट दोनों बेली से वापस ले। बेली के राइट्स क्या हैं? बेली का सबसे पहला राइट है नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी उसके अंडर सेक्शन 158 जो भी बेलमेंट के गुड्स को रखने में उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं, यानी कि जो भी खर्चे हुए हैं वो सब खर्चे बेलर से वापस ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पड़ोसी के पास अपना जो डॉग है वो छोड़ा कि हम कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो उसकी देखभाल करने में जो भी खर्चा आएगा वो आप उसको उनको देंगे। आपने टेलर के पास सूट दिया अपना स्टिच करने के लिए, तो टेलर की जो भी उस सूट को बनाने में मेहनत लगी है उसकी सारी कॉस्ट आप पे करेंगे, तभी वो आपको आपका सूट वापस करेगा। दूसरा राइट है टू रिकवर कंपेंसेशन फ्रॉम बेलर इफ़ ही फेल्ड इन गिविंग डायरेक्शन, यानी कि अगर जो बेलर है उसने डायरेक्शन देने में वो फेल हो गया और उसकी वजह से बेली को कोई भी लॉस हुआ तो उसके लिए वो कंपेंसेशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपने फ़र्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया था और फर्नीचर बनाने के बाद फ़र्नीचर जिसने बनाया वो आपसे पूछता रह गया कि इस फर्नीचर को कहाँ डिलीवर करना है, आपने उसको नहीं बताया और इसकी वजह से उस फर्नीचर को रखने के लिए उसको जो जगह चाहिए थी उस जगह की वजह से वो और ऑर्डर भी नहीं ले पाए, तो उसका जितना भी लॉस हुआ है आप पे करेंगे। थर्ड राइट है बेली का, वो जो भी उसको सामान बेलर ने डिलीवर किया उस सामान को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक बेलर उसका पैसा सारा पे नहीं कर देता। सबसे पहले है पर्टिकुलर लाइन। पर्टिकुलर लाइन का मतलब है जो बेली है उसके पास ये राइट है वो सामान को तब तक अपने पास रखे जब तक जो बेलर है वो उसका पैसा नहीं चुका देता, अंडर सेक्शन 170। फॉर एग्जांपल आपने टेलर को सूट सिलने के लिए कपड़ा दिया, अब वो सूट बनाने के बाद सूट को तब तक अपने पास रख सकता है जब तक आप उसका जो आपको उसने सूट बना के दिया उसका पैसा पे नहीं करते। दूसरा होता है जनरल लाइन। ये बेली को एंटाइटल करता है कि वो आपके सामान को तब तक रखे जब तक आप उसका बचा हुआ अकाउंट का जो भी फ़ीस है पैसा नहीं दे देते, अंडर सेक्शन 171। अब जनरल लाइन का राइट किस किस के पास है? जनरल लाइन का जो राइट है वो है एक तो बैंकर के पास। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से उधार लिया और उसके बदले आपने अपने कुछ सोने के गहने बैंक के पास गिरवी रख दिए। अब आपने वो वाला उधार तो चुका दिया पर इतने में ही आपने एक और उधार उठा लिया, तो उस कंडीशन में जो आपने दोबारा उधार लिया है तो बैंक के पास राइट है जो आपके पहले के रखे हुए सोने के आभूषण हैं, सोने के गहने हैं, वो आपको वापस ना करे जब तक आप दूसरा लोन भी नहीं चुका देते। तो ये बैंक का राइट ऑफ लाइन। दूसरा होता है फैक्टर्स का राइट टू लाइन। फैक्टर्स वो एजेंट होते हैं
प्रिंसिपल जिन एजेंट के पास अपना सामान रखता है जिससे वो उस सामान को बेच सकें, वो होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के पास भी ये राइट है, जब तक प्रिंसिपल एज अ एजेंट जो भी उनका पैसा बनता है वो उसको नहीं चुका देता, तब तक वो प्रिंसिपल के सामान को वापस ना करें प्रिंसिपल को। तो होते हैं वार फिंगर्स। वार फिंगर्स क्या होते हैं? जो वार्फ को ऑपरेट करते हैं, या वो पर्सन होते हैं जो एक वार्फ को ऑपरेट करते हैं। वार्फ आप ये समझ लीजिए, घाट में एक कमरा होता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, यानी कि जब पोर्ट में, शिप्स के थ्रू पोर्ट में सामान आता है, अनलोड होता है, तो उस कंडीशन में उस सामान को रखने के लिए कमरे बनाए जाते हैं, वार्फ। तो जो पर्सन जिसका वो कमरा है, जो ऑनर है उस वार्फ का, उसके पास ये राइट है वो आपका सामान उस वार्फ से निकाल के तब तक आपको डिलीवर ना करे, तब तक आपको वापस ना करे, जब तक आपने उसके कमरे का यानी कि उसके वार्फ का यूज़ किया है, उसका पैसा चार्ज जो भी है पे नहीं कर देते। और जनरल लाइन का राइट होता है अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं या लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके पास ये राइट है कि वो आपका केस लड़ रहे हैं तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें जब तक आप उनकी फ़ीस पूरी पे नहीं करते। पॉलिसी ब्रोकर्स के पास भी जनरल लाइन का राइट है। पॉलिसी ब्रोकर्स कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट की तरह एक्ट करते हैं मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जो एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट। बेली का लास्ट राइट है, द बेली हैज़ द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। अंडर सेक्शन 180 बेली का ये भी राइट है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन बेली के पास जो भी राइट्स हैं उसके राइट्स को यूज़ करने में उसको ट्रबल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करे। और ये जो राइट है अंडर सेक्शन 180 ये बेली के पास भी है, बेलर के पास भी है। तो आई होप आपके जो ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स हैं ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को मेंशन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें बेलमेंट और प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपका आज का ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।